नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली के कैराना में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में कैराना और कांदला से पलायन हुआ तथा क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची गई। योगी ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों, सुरक्षा और विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने शामली को एक्सप्रेसवे का संगम बताते हुए इसे एनसीआर का समृद्ध जिला बनाने का दावा किया। कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से अनुशासन बनाए रखने की अपील की। दौरे में उन्होंने 617 करोड़ रुपए की 90 परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश सरकार की 3 सदस्यीय एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है। माना जा रहा है कि जांच टीम एक बार फिर अयोध्या का दौरा कर सकती है और 20 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकती है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी तथा सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी तथा सभी नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मामले के बाद तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में आयोजित रोजगार मेलों के जरिए 10,283 युवाओं को रोजगार मिला। 13 से 15 जुलाई तक चले इन मेलों में 830 प्रतिष्ठित कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि आयोजन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और राजकीय आईटीआई के सहयोग से हुआ। पहले दिन 1071, दूसरे दिन 8,912 और तीसरे दिन 300 युवाओं को चयन हुआ। सरकार के अनुसार पिछले 9 वर्षों में 12.50 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद नीति से किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है। वर्ष 2017 से 2018 से 2025 से 2026 तक 80.39 लाख किसानों से धान खरीद कर 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया। सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण, डिजिटल सत्यापन और समयबद्ध भुगतान से खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। बाजरा, ज्वार और मक्का की सरकारी खरीद भी बढ़ाई गई है। वर्ष 2022 से 2023 से बाजरा, 2023 से 2024 से ज्वार और 2018 से 2019 से मक्का खरीद के जरिए हजारों किसानों को एमएसपी का लाभ और करोड़ रुपए का भुगतान मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए छात्रावास व्यवस्था को मजबूत कर रही है। प्रदेश में ओबीसी विद्यार्थियों के लिए 102 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें 43 छात्राओं और 59 छात्रों के लिए। इनमें करीब 5400 विद्यार्थियों के रहने की क्षमता है। वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में 2013 विद्यार्थियों ने इन छात्रावासों में रहकर पढ़ाई की। सरकार पुराने भवनों के कायाकल्प पर भी काम कर रही है। छात्रावास अनुरक्षण योजना के तहत चयनित 10 में से 3 हॉस्टलों की मरम्मत पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य पर काम जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटरिंग और सेमीकंडक्टर जैसी उभरती तकनीकों का प्रमुख केंद्र बनाने की योजना पर जोर दिया। नोएडा में 75 एकड़ में भारत का पहला एकीकृत रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसमें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबोटिक्स परीक्षण केंद्र, प्रोटोटाइपिंग सुविधा, डाटा सेंटर और स्टार्ट इनक्यूबेशन जैसी सुविधाएं होंगी। परियोजना से 1 लाख से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ और नोएडा में यू हब स्थापित किए जाएंगे, जो डीप टेक अनुसंधान, नवाचार और उद्योगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर लगाम लगाने के लिए डिजी लॉकर आधारित सत्यापन व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। नई व्यवस्था में अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए प्रमाण पत्रों का मिलान डिजी लॉकर में उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड से किया जाएगा। रिकॉर्ड में अंतर मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है या अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। आयोग इस व्यवस्था की शुरुआत लेखपाल भर्ती से करने की तैयारी में है। इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रमाण पत्रों की जांच पहले से अधिक विश्वसनीय हो सकेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति में बदलाव किया है। 2024 लोकसभा चुनाव में बड़े बेटे अरविंद राजभर की हार के बाद अब छोटे बेटे अरुण राजभर को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि अरुण अतरौलिया विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि
ओपी राजभर अपनी पारंपरिक जहूराबाद सीट से मैदान में उतरेंगे। अरविंद राजभर को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सुभाषपा एनडीए गठबंधन के तहत 30 से अधिक सीटों पर दावा कर रही है। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी प्रमुख मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 100 विधानसभा सीटों पर विशेष रणनीति बनाई है। सूत्रों के अनुसार जुलाई में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल की 30 से 35 सीटों पर उम्मीदवार तय करने की तैयारी है। करीब 15 नामों पर सहमति बनने की बात कही जा रही है। मायावती ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और सामाजिक समीकरणों के आधार पर उम्मीदवार चयन के निर्देश दिए हैं। बसपा जल्द से जल्द प्रत्याशी तय कर चुनावी बढ़त हासिल करना चाहती है। महाराजगंज में आयोजित लाभार्थी और जनसंवाद सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि जनता के विश्वास के बल पर पार्टी आगामी चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद्य एवं रसद मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने बताया कि सरकार पात्र परिवारों तक राशन पहुंचाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 3 माह में वंचित पात्र परिवारों की पहचान कर राशन कार्ड बनाए जाएं। कार्यक्रम में 12 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण भी किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पश्चिमी यूपी में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दोनों दलों के बीच करीब 35 से 50 सीटों पर दावेदारी को लेकर मंथन चल रहा है। रालोद पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर अपना दावा जता रही है, जबकि भाजपा अपने मजबूत जनाधार वाली सीटों को लेकर सतर्क है। भाजपा ने कहा कि रालोद के साथ गठबंधन जारी रहेगा और सहयोगियों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं के जरिए सरकार की उपलब्धियां भी सामने रख रहे हैं। गौरक्षा यात्रा पर निकले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गोंडा में उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं हुई और 27 साल पुराने मामले को उठाकर राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि चंदा चोरी मामले में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। स्वामी ने हनुमानगढ़ी जाकर महंतों से मिलने की बात कही। इससे पहले उन्होंने गौरक्षा यात्रा के दौरान लोगों को गौ संरक्षण के लिए एकजुट होने की शपथ भी दिलाई। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कथित अवैध मस्जिद को लेकर जारी नोटिस के बाद मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह न्यायालय का नहीं बल्कि प्रशासनिक आदेश है। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद पुरानी है और इसके अस्तित्व से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध हैं। इमरान मसूद ने कहा कि भूमि स्वामित्व स्पष्ट किए बिना कार्रवाई उचित नहीं है और मस्जिद पक्ष अदालत का रुख करेगा। उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं नोटिस के बाद क्षेत्र में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अदालत के अंतिम फैसले से पहले कार्रवाई करना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनिंदा तरीके से कार्रवाई कर रही है। वहीं रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं है। मामले को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद जारी है। और उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई 2026 को मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मौसम सुहावना रहने के साथ बादल छाए रह सकते हैं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, शामली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। मुजफ्फरनगर में तापमान करीब 26 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने तेज हवा और बिजली गिरने के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश से किसानों को फसलों में लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं उमस से भी राहत मिल सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।